तो क्या फाइनली निको विलियम्स ने इतने लंबे सफर और इंतजार के बाद फाइनली बार्सिलोना को हाँ कर दी है। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पार्टी स्पॉइल करने वाला हूँ कुछ नंबर्स और कुछ फैक्ट्स के जरिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई देखो जो सच है वो तो रहेगा ही, तो उस नजरिए से खुश भी हो जाओगे तुम। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि भाई बार्सिलोना और निको विलियम्स में ऐसा क्या हुआ है, तुमको क्रोनोलॉजिकल इसको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बार्सिलोना निको विलियम्स की डील पूरी तरीके से टूटती हुई दिख चुकी थी और यही तो एक रीजन था ना कि डैनी ओल्मो को इतनी जल्दी लेके आने का। लेकिन उसके बाद डैनी ओल्मो के आने के बाद भी जब एकदम सडन इंटरेस्ट आया और उसके ऊपर से यहाँ पर हमको ये खबर देखने को मिली कि भाई लेपोर्ता अब खुद इस नेगोशिएशन को लीड करने वाला है। बट अगर अगले स्टेप की बात करें तो हमको दिखता है कि भाई निको विलियम्स 12 अगस्त यानी कि कल जिस टाइम ये खबर निकली है एथलेटिक बिल्बाओ में ट्रेनिंग के लिए शेड्यूल करेगा और उसके 2 दिन बाद उसका मैच भी है जर्मनी में। लेकिन रिपोर्ट यहाँ पर एथलेटिक बिल्बाओ से ये आई कि भाई वो ट्रेनिंग तो कर रहा है और एक दिन पहले ही आ गया वो, लेकिन वो यहाँ पर जर्मनी नहीं जाएगा। और इसके पीछे का रीजन कोई ट्रांसफर स्पेकुलेशन नहीं, बल्कि यहाँ पर उसके पीछे का रीजन सिंपल है कि वो यहाँ पर रेस्ट कर रहा है और एथलेटिक बिल्बाओ उसको अभी इतना फोर्स नहीं करना चाहती। बट जो मीडिया है उसको तो खबर मिल गई ना। देखो ऐसे में जब ये एक बहुत बड़ा सिंबल होता है कि भाई प्री सीजन पे कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, निको विलियम्स नहीं गया उसका रीजन कुछ और था लेकिन दिखाना कुछ और है। ऐसे में यहाँ पर क्या सही में निको विलियम्स ने बार्सिलोना को हाँ कर दिए? देखो मेरा सवाल ये है कि चाहे हाँ हो या ना हो फर्क क्या पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल नंबर्स की अगर आप बात करोगे तो बार्सिलोना डैनी ओल्मो को रजिस्टर नहीं कर सकती। अब इसके अलावा यहाँ पर जितने भी बार्सा के एग्रीगेटर्स हैं ट्विटर पे या फिर लाइक इंटरनेट पे, तुम किसी का भी आर्टिकल निकाल के देख लो, सबके सब एक ही बात कर रहे हैं कि निको विलियम्स ने बार्सिलोना को येस बोल दिया है। लेकिन बार्सिलोना अभी फाइनेंशियल गारंटी दे रही है कि निको विलियम को रजिस्टर भी किया जाएगा और आने वाले टाइम में इसको नंबर्स के दम पर बार्सिलोना कंप्लीट करने वाली है। यानी कि घुमा फिरा के बात तो वही सेम है कि निको विलियम्स ने कभी ना बोला ही नहीं था। ये तो सबको पता है ना कि निको विलियम्स यहाँ पर बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहता था। शायद से कहीं ना कहीं जो दिक्कत है, जो कमी रह गई वो नंबर्स में रह गई, और जो नंबर्स में कमी रह गई वो भी सबके सामने है। 100 मिलियन का आपका एक बहुत बड़ा छेद है जिसमें आप 40 मिलियन निकाल पाए हो लेकिन 60 मिलियन अभी भी बचा हुआ है। उसके चलते आप यहाँ पर इनिगो मार्टिनेज विटर हो गए और सबसे इंपॉर्टेंट आप डैनी ओल्मो को भी रजिस्टर नहीं कर पाए। जब आप डैनी ओल्मो को रजिस्टर नहीं कर पाए तो आप निको विलियम को गारंटी दे कैसे रहे हो? और जब आप गारंटी दे दोगे तो ये तो सबको पता है कि निको विलियम्स यहाँ पर बार्सिलोना का प्लेयर बन जाएगा। इसमें यह भी फैक्ट है कि अभी निको विलियम्स का रिलीज क्लॉज भी पे करना है। तो जैसा मैंने तुमको स्टार्टिंग में कहा कि स्पॉइल कर दूंगा, वो इसलिए क्योंकि अभी भी कुछ चीजें बाकी है जिसका हाँ से कोई लेना देना नहीं है। रजिस्ट्रेशन की बात करें, रिलीज क्लॉज की बात करें, पैसों की बात करें, और अगर हम बात करें अच्छी चीज की तो वो ये है कि निको विलियम्स का हाँ कोई शॉकिंग नहीं है, मेयर एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जब निको विलियम्स को बार्सिलोना बहुत टाइम से ही ज्वाइन करना था। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। देखो रियल मैड्रिड की अगर रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर एम्बापे और टोनी क्रूज का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, कैसे अपने अपने डेब्यू सीजन में उन्होंने सुपर कप में शिरकत करी थी, काफ़ी सिमिलर है। टोनी क्रूज 5 अगस्त को आए थे और 8 दिन बाद ही यहाँ पर सुपर कप में स्टार्ट करे थे। यह बता दूं कि वो वर्ल्ड कप ज़रूर जीता था। वर्ल्ड कप के बाद यहाँ पर उसको 8 दिन का गैप दिया गया, ब्रेक दिया गया, कार्लो एंसेलोटी के अंडर उसको ट्रेन करवाया गया और उसको स्टार्टिंग 11 में भी डाल दिया। मतलब सोचो, टोनी क्रूज 2014 की हम बात करते हैं, यहाँ पर ऑफकोर्स सविया को उन्होंने हराया था 2-0 की स्कोर लाइन से, लेकिन रियल मैड्रिड ने टोनी क्रूज को स्टार्टिंग 11 में डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। सुपर कप से स्टार्ट हुई ये जर्नी, टोनी क्रूज की स्ट्रिक तब तक बनी रही 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर तक वो सारे मैचेस 90 मिनट्स खेलता रहा, लगभग 9 मैचेस उसने खेले और फाइनली जाके उसको 1 अक्टूबर के मैच में उसको बिठाया गया। काफ़ी लोग एम्बापे के रिगार्डिंग में बिल्कुल सिमिलर सी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि एम्बापे को भी स्टार्टिंग 11 में डाला जाएगा और कार्लो एंसेलोटी को थोड़ा सा एक्सेप्शन और अपने ही रूल को तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हाल ही में जब लास्ट में जो वाल्देबेबस पे जो फाइनल ट्रेनिंग सेशन हुआ था, उसके अगर मैं तुमको कुछ की पॉइंट्स बता दूं जिससे कुछ पता लग सके तो भाई देखो सिंपल है, विनीसियस, एम्बापे, आर्दा गुलर को थोड़ा सा ट्राई किया जा रहा है। ऐसे रूमर्स हैं कि बेलिंगम बाहर बैठ सकता है। यहाँ पर ये भी रूमर्स है कि चुआमेनी नहीं खेलेगा, कामाविंगा ही खेलेगा और रुडिगर और यहाँ पर एडर मिलिटाओ प्रॉपर खेलेंगे, इधर मेंडी और इधर कारवाहाल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि लाइक विनीसियस, एम्बापे और आर्दा गुलर को ट्राई किया जा सकता है।
विनीसियस, एम्बापे, रॉड्रिगो पूरी तरीके से फुल फ्लेज अटैकिंग भी लगाया जा सकता है और शायद से बेलिंगम की जगह आर्दा गुलर या फिर मॉड्रिच में से किसी और को खिलाया जाएगा। यह भी देखने वाली बात है कि आर्दा गुलर और मॉड्रिच में से कार्लो एंसेलोटी आने वाले टाइम में किसको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर देता है। इसी के साथ अब बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर चेल्सी की और एथलेटिको की। देखो 3 डील्स हैं, यूलियन अल्वारेस टू एथलेटिको मैड्रिड, गैलेगर टू एथलेटिको मैड्रिड, सैमुअल ओमोर्डियन जो भी है वो यहाँ पर चेल्सी जाएगा। और अब यहाँ पर इसके पूरे मिक्स में जाओ फिलिक्स भी आ गया। अब देखो असल में मामला ये है कि 35-40 मिलियन की डील होने वाली थी जिसमें चेल्सी एथलेटिको के सामू को ले लेगी, लेकिन ये डील अब टूट चुकी है पूरी तरीके से। सामू अब वापस एथलेटिको मैड्रिड आएंगे और आने वाले दिनों में वो किसी और ही क्लब में जाएंगे। इसका मतलब वो चेल्सी तो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे में इसी पैसों के बलबूते पे तो यहाँ पर यूलियन अल्वारेस और गैलेगर की डील हुई थी। लेकिन अभी की अगर एथलेटिक और ट्रस्टेड सोर्सेज की बात करें तो दोनों ही क्लब कोई भी डील टूटने नहीं देना चाहते, चाहे यूलियन अल्वारेस टू चेल्सी की उसकी एथलेटिको की बात करें या फिर चेल्सी में से गैलेगर और एथलेटिको की बात करें। इसके लिए यहाँ पर एक थोड़ा सा तिगड़म निकाला गया और तिगड़म यह है कि याओ फिलिक्स को डील में डाल दो, याओ फिलिक्स को किसी भी तरीके से यहाँ पर चेल्सी भेज दो। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेंडेस जो कि याओ फिलिक्स के एजेंट है वो लंदन में है, नेगोशिएशन कर रहे हैं। और ये वीडियो बनाने से जस्ट 15 मिनट पहले अपन ने पढ़ भी लिया है कि याओ फिलिक्स ने चेल्सी वाले प्रोजेक्ट को हाँ बोल दिया। हाँ ही बोलेगा ऑब्वियसली, और क्या बोलेगा, वहाँ तो वो वैसे भी एथलेटिको बोलते तो वैसे भी लेने नहीं वाला, लेकिन क्या इसकी ज़रूरत भी थी। देखो कुछ डीलें ऐसी होती है जिस पर टैक्टिकल दिमाग ज़्यादा लगाया नहीं जाता, जिसमें पॉलिटिक्स का और डिप्लोमेसी का ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तुमको पता है कि मेंडेस इसको चेल्सी या फिर बार्सिलोना इन दोनों में से किसी ना किसी क्लब को तो चिपका ही देता, और मेंडेस का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पर इन दोनों की ही अगर हम ओनरशिप की बात करें तो उनके सामने ज़्यादा कुछ है नहीं। वो ज़्यादा चलाते नहीं है, ज़्यादा तू तड़ाक करते नहीं है, हाँ में हाँ मिला देते हैं, चाहे वो लेपोर्ता हो या फिर यहाँ पर वो टॉड बॉयली हो। और ये भी एक डील बिल्कुल वैसी सिंपल सी हुई है। जाओ फिलिक्स बहुत बड़ी नीड थी, नहीं पता। जाओ फिलिक्स क्या सही में टारगेट था, नहीं कह सकते, लेकिन जाओ फिलिक्स अब अल्टीमेटली जा तो चेल्सी ही रहा है। देखो मेरे हिसाब से जाओ फिलिक्स ठीक है, आई थिंक इतना भी कोई बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं है, वह डेफिनेटली उस सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं है जिस फाइनेंशियल टर्म्स पे वो आ रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर एक और बढ़िया सी अपडेट की, तो भाई सऊदी के एक क्लब अनोनिमस है, क्योंकि ऑफकोर्स तुमको पता है कि सऊदी में क्लब्स ट्रांसफर डीलिंग्स नहीं करते। जब बात आती है सुपरस्टार साइनिंग्स की तो यहाँ पर सऊदी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर डील करते हैं। तो भाई वो विनीसियस को साइन करना चाहते हैं फ्रॉम रियल मैड्रिड। ऑफ कोर्स भाई विनीसियस का 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 बिलियन यूरोस का रिलीज क्लॉज है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सऊदी यहाँ पर 2034 के वर्ल्ड कप को लेके विनीसियस को एक यहाँ पर फेस बनाने की कोशिश करी है। 2 चीज़ें, पहली चीज़ रिपोर्ट में खुद मेंशन है, एथलेटिक में खुद मेंशनड है कि सऊदी आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में फिर से विनीसियस को साइन करने के लिए ट्राई करेगी, PR पूरी तरीके से PR। और दूसरा कि फेस बनाना सऊदी 2034 का, ये भी आप मान सकते हो कि अब वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मूव ऑन करेंगे। ऑफ कोर्स आज 10 साल आगे की हम बात करें तब तक रोनाल्डो यहाँ पर नहीं होगा फुटबॉल के आसपास, तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर वो विनीसियस पे ट्राई मारने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा एक PR गेम है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि विनीसियस को रियल मैड्रिड से निकालना इम्पॉसिबल है, लेकिन डेफिनेटली अगले 3-4 सालों में तो किसी भी रॉड्रिगो, एम्बापे, विनीसियस, बेलिंगम, वाल्वर्दे, ये जो अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर्स है ना, इंक्लूडिंग कामाविंगा एंड चुआमेनी, इनको रियल मैड्रिड से निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर प्लेयर्स का कोई डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, कुछ मनमुटाव हो जाता है, कुछ बकवास हो जाती है, तब तक आप रियल मैड्रिड से नहीं निकाल सकते। हाँ, या तो ये 1 बिलियन यूरोस का रिलीज क्लॉज पे कर दो और ले जाओ। बट ऑफकोर्स ये भी बताता है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विनीसियस जूनियर की मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू कितनी ज़्यादा है। वो ना ही सिर्फ यूरोपियन मार्केट में, एशियन मार्केट में, बट अब मिडिल ईस्ट में भी यहाँ पर वो लोग उस पर बेट लेने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं जुबिमेंडी की। पिछले मंगलवार और बुधवार को हमने एक बात खबर करी थी कि भाई कैसे जुबिमेंडी और लिवरपूल के बीच में लवी डवी होने वाला है, और ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। लेकिन आज लगभग 5 दिन बाद भी मामला यही है कि भाई अभी भी लिवरपूल इस डील पे काम कर रही है। वही वाली बात है, निको विलियम वाली हरकत है कि जुबिमेंडी को मनाया जा रहा है कि जुबिमेंडी आए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जुबिमेंडी को आना चाहिए लिवरपूल में, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबल है कि वो यहाँ पर रियल सोसिएडाड को अपना घर मानता है, उसकी एकेडमी से निकला है, तो ऑफ कोर्स इट वुड बी टफ फॉर हिम टू लीव रियल सोसिएडाड फॉर लिवरपूल। देखो अभी मामला ये है कि सब कंफ्यूज्ड हैं।
प्रेस भी कंफ्यूज्ड है, जो ट्रस्टेड सोर्सेज बहुत क्लैरिटी से अपने आर्टिकल्स लिखते हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं। वो एक तरीके से लिखते हैं कि अभी दोनों क्लब्स के बीच में नेगोशिएशन स्ट्रक्चर को लेके हो रही है। सेंस है, देखो सेंस बनाता है वो इसलिए बनाता है क्योंकि जब आप रिलीज क्लॉज पे करते हो तो आप एक किस्त में सारा पैसा भरते हो, लेकिन जब आप नेगोशिएशन करते हो तो आप इंस्टॉलमेंट में पैसा भरते हो। इसका मतलब 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज लिवरपूल को एक बारी में पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर नेगोशिएशन कर ली तो यहाँ पर आप उसी को ही 5 या 6 इंस्टॉलमेंट में आप उसको पे कर सकते हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो यहाँ पर आर्टिकल सारे ये भी फिर लिख देते हैं कि अभी रियल सोसिएदाद में जुबिमेंडी को मनाना भी रह गया है, उसकी रजामंदी और उसका हाँ अभी तक नहीं आया है। तो दोनों नेगोशिएशन के दोनों फोकस तो दो हुए ना, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि यहाँ पर जुबिमेंडी टू लिवरपूल ऑलमोस्ट कंफर्म है। आई थिंक यहाँ पर पीआर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको पता है कि जुबिमेंडी कल को मना कर देता है तो ये नहीं होना चाहिए कि लिवरपूल को धक्का लग गया। तो ये इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि जुबिमेंडी के लिए बहुत टफ है रियल सोसिएदाद को छोड़ना। और एट द सेम टाइम यहाँ पर यह भी प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि जब जुबिमेंडी हाँ बोल देगा लिवरपूल को तो ये भी दिखाना है कि भाई जुबिमेंडी के लिए कितना टफ था ये डिसीजन बनाना। ये सारा का सारा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का गेम जो है ना वो बहुत प्रोपेगेंडा वाला होता है, बहुत एजेंडा ड्रिवन होता है, और कहीं ना कहीं उसी में ये डील अभी अटक चुकी है।